हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं और मैं आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा। इस थ्योरी को ब्रेड और वान वेल्क ने और वान वेल्क ने 1952 में प्रपोज्ड किया था, प्रतिपादित किया था। इस थ्योरी के यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बहुत ढंग से आप लोग सभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे, ध्यान देंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। इसका जो पहला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वो इसमें जो मेटल आयन होती है, ये हमारे पास मेटल आयन है, मेटल आयन, यह लिगेंड के साथ आयनिक आबंध से या इनके बीच, जो हमारे पास मेटल आयन होती है और लिगेंड होती है, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होते हैं, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होते हैं और इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगे रहते हैं। इनके मध्य यानी कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच, मेटल आयन और लिगेंड के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करते हैं, वैद्युत आकर्षण बल लगे रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगी रहती है। ध्यान से देखते रहिए। और नंबर 2, इसका जो पॉइंट है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन के ऑर्बिटल्स में प्रवेश नहीं करते, ऑर्बिटल्स में प्रवेश नहीं करते। नंबर 2 पॉइंट, जो हमारे पास देखिए ये मेटल आयन है और इसके जो ऑर्बिटल हैं, ये मेटल आयन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास लिगेंड होते हैं और उनके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इन ऑर्बिटल्स में प्रवेश नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि इनके मध्य जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, यानी इनके बीच स्थिर वैद्युत अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगे रहते हैं। जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करते हैं तो संकरण भी नहीं होता। नोट कर लीजिए। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट, जो मेटल हमारे पास मेटल आयन होता है, तो उसमें मेटल आयन और लिगेंड, जो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड होता है, मेटल आयन और लिगेंड के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है, वैद्युत
आकर्षण बल लगा होता है या एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है मेटल, आयन और लिगेंड के बीच में। अब नंबर पॉइंट 4, यदि लिगेंड जो हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल है, लिगेंड न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, तो मेटल आयन, देखिए मैं समझाता हूं यहां पर, ये मेटल आयन है और यहां हमारे पास ये लिगेंड है। लिगेंड आयन जो होता है, जो उदासीन जो होता है, यहां X और ये Y, ये डाइपोलर होता है, ये डाइपोलर होता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जो हमारे पास उदासीन, ये जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का ये नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पोल या नेगेटिव एंड, नेगेटिव पोल या नेगेटिव एंड, इस के बीच एक आकर्षण बल लगता है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ध्यान देंगे, जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, तो उदासीन लिगेंड और मेटल आयन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन वो लिगेंड के जो नेगेटिव एंड होता है, जो नेगेटिव पोलर होता है, वो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, इसके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, मेटल आयन और लिगेंड के बीच, मेटल आयन और लिगेंड के बीच दो प्रकार के यानी कि टू टाइप्स फोर्स काम करते हैं, टू टाइप फोर्स काम करते हैं, टू टाइप फोर्स काम करते हैं। नंबर 1 अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, और नंबर 2 रिपल्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। रिपल्शन फोर्स, टू टाइप फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और दूसरे नंबर का रिपल्शन फोर्स होता है यानी कि प्रतिकर्षण बल होता है। अब ये मैं बताऊंगा आपको कि अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच लगता है, रिपल्शन फोर्स किस किस के बीच लगता है। देखिए अट्रैक्शन फोर्स की जो हम बात करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स, देखो हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स है पॉइंट नंबर 6 में, जो ये मेटल आयन हमारे पास है, ये मेटल आयन, ये मेटल आयन हमारे पास है और यहां पर इसके ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, और जो लिगेंड होता है हमारे पास, लिगेंड, ये हमारे पास लिगेंड है, यहां इसके इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए नंबर पॉइंट नंबर 6 में बता रहा हूं आपको, जो अट्रैक्शन फोर्स, मैंने टू टाइप ऑफ फोर्स आपको बताए, एक अट्रैक्शन फोर्स मैंने बताया है, एक रिपल्शन फोर्स मैंने बताया है। जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स कहां लगता है, जब हमारे पास ये हमारे पास जो है सेंट्रल मेटल का न्यूक्लियस है,
सेंट्रल मेटल न्यूक्लियस। सेंट्रल मेटल न्यूक्लियस। और ये जो हमारे पास हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? लिगेंड के। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड, वो ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहां इसके जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करती है। अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, आकर्षण बल काम करता है। एक आकर्षण बल काम करता है, जिससे ये आपस में एक विद्युत आकर्षण बल से बंधे हो जाते हैं, विद्युत आकर्षण बल से बंध जाते हैं। ध्यान दें, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल होती है, मेटल आयन होता है, इसका जो ये न्यूक्लियस है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ये तो मेटल आयन के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ये पॉइंट नंबर 6 मैंने बताया है। मेटल आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच एक अट्रैक्शन, आकर्षण बल काम करता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट, रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स कहां काम करता है? देखिए हमारे पास ये मेटल है, इसका न्यूक्लियस है, और ये मेटल आयन है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। यहां डी में और एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास लिगेंड है। ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये बात देखिए, ये हमारे पास मेटल आयन है और ये लिगेंड है। रिपल्शन फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मेटल आयन के लिगेंड और लिगेंड के बीच मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड यानी कि जो प्रतिकर्षण जो फोर्स होती, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो हमारे पास मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि यहां रिपल्शन फोर्स लगेगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां पर एक प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर मैं आकर्षण बल की बात करूं, पॉइंट नंबर 6 में मैंने पढ़ा था कि मेटल आयन के न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, लेकिन यहां इन दोनों के मध्य के मेटल आयन और लिगेंड के मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट नोट करिए आप इसको। देखिए पॉइंट नंबर 6 में देखिए आप कि जो हमारे पास, जैसे कि ये मेटल आयन हमारे पास है, मेटल आयन, और इसके ऑर्बिटल्स हमारे पास ये हैं, देखिए, और ये हमारे पास लिगेंड है, ये हमारे पास लिगेंड है। तो लिगेंड के भी हमारे ये ऑर्बिटल हैं,
ध्यान देंगे, ये हमारे पास ऑर्बिटल हैं। देखिए, जो मेटल आयन के जो ऑर्बिटल होते हैं, जितने वो यानी कि लिगेंड के पास होंगे, मेटल आयन के जो हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, और जोन से ऑर्बिटल लिगेंड के बिल्कुल नजदीक होंगे। देखिए इसमें कितनी दूरी है और इन दोनों ऑर्बिटल्स में कितनी दूरी है। तो जो भी ऑर्बिटल इस मेटल आयन के लिगेंड के ऑर्बिटल के नजदीक होंगे, उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा। जब प्रतिकर्षण अधिक होता है तो वो ये वाले अधिक प्रतिकर्षित होंगे और ये वाले कम प्रतिकर्षित होंगे, कम प्रतिकर्षण, इनमें कम प्रतिकर्षण। जो नजदीक हैं उनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है और जो दूर होते हैं उनमें कम प्रतिकर्षण होता है। जिस कारण से इस मेटल आयन के जो ऑर्बिटल जो हैं, ये डी ऑर्बिटल हैं, इसके जो डी ऑर्बिटल है इनकी डेजेनरेसी समाप्त हो जाती है। सब मरस्तानी के समान था, इनमें जो एनर्जी जो समान थी, जो इनकी जो एनर्जी समान थी, इनकी जो एनर्जी इक्वल थी, वो समान नहीं रहती इस प्रतिकर्षण के कारण। जब एनर्जी समान नहीं रहती है, इसे यानी कि ये दूर हट जाते हैं, इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है, इनमें विपाटन हो जाता है, इनमें स्प्लाइटिंग हो जाती है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग कहते हैं। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग कहते हैं। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग कहते हैं या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। देखिए, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 9 बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 8, दोनों कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को द डिफरेंस ऑफ द बोथ ऑर्बिटल, द डिफरेंस एनर्जी ऑफ द बोथ ऑर्बिटल्स called the crystal field splitting एनर्जी, उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इसे CFSE से भी लिखा जाता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग in octahedral complex compound। इन octahedral complex compound देखिए, हमारे पास जो मेटल आयन होती है, किस तरीके से इसके
जो d ऑर्बिटल होते हैं ये कितने स्तरों में बढ़ जाते हैं और क्यों बढ़ते हैं, अभी मैंने बताई आपको। देखिए थोड़ा और देखिए, ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये हमारे पास मेटल आयन के डी ऑर्बिटल है। तो लिगेंड के संपर्क में मैंने बताया कि जो हमारे पास ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड होता है, ये हमारे पास ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड है, ये हमारे पास ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड है। देखिए ये हमारे पास L, ये लिगेंड है, 6 लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड होते हैं। ये हमारे पास x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। इसमें देखेंगे आप कि जो हमारे पास ये दो ऑर्बिटल हैं, जब लिगेंड के संपर्क में ये आते हैं, जब लिगेंड के संपर्क में ये आते हैं, क्योंकि लिगेंड के नजदीक ये दोनों ऑर्बिटल पड़ते हैं ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टोहेड्रल जो कंपाउंड होते हैं उसमें दोनों ऑर्बिटल्स लिगेंड के नजदीक आते हैं। जब लिगेंड के ये नजदीक आते हैं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। जब ये प्रतिकर्षित होते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए यहां एक इजी लेवल होता है, यानी कि इन दो ऑर्बिटल को, यानी कि दो स्तरों में ये डिवाइड हो जाते हैं दोनों। जो डी हमारे पास ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल होता है, ये अलग अलग जो हमारे पास होते हैं तो दो स्तरों में डिवाइड हो जाते हैं, एक इजी लेवल, एक T2Z लेवल, एक इजी लेवल में, एक T2Z लेवल में। अब देखिए जो हमारे पास इजी लेवल है, ये इजी लेवल में एक हमारे पास डी जेड स्क्वायर है और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। अगर एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी, यानी कि इनकी कितनी एनर्जी बढ़ती है और घटती है, ध्यान नोट कर लीजिए। पहले आप देखिए यहां प्लस 0.6 ये एनर्जी बढ़ जाती है, और जो कम प्रतिकर्षित हुए थे उनकी एनर्जी घट जाती है, 0.4 ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड। ये रहा एनर्जी आरेख, यानी कि एनर्जी आरेख की जो हम बात करेंगे इसमें, तो एनर्जी का जो सिस्टम है, एनर्जी का जो बढ़ता क्रम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। यहां ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो बात कर रहे थे हम स्प्लाइटिंग इन ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 6 लिगेंड होते हैं, उसमें मेटल आयन के जो दो ऑर्बिटल होते हैं ये लिगेंड के बहुत नजदीक होते हैं। जब लिगेंड के बहुत नजदीक होते हैं तो
इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती, क्योंकि ये प्रतिकर्षित होते हैं, इनमें रिपल्शन होता है, तो प्रतिकर्षण होने से ये इजी लेवल, इनकी एनर्जी यानी कि इजी लेवल की जो एनर्जी होती है वो T2G लेवल से अधिक होती है। यहां ये दो dz² dx² माइनस y², इनकी एनर्जी बढ़ जाती, 0.6 बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड की। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या डिफरेंस है टेट्राहेड्रल? देखिए, इसमें जो ये टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड हमारे पास होता है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में 4 लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं। तो ये लिगेंड, अब ये जो 3 हमारे पास हैं ऑर्बिटल, इस मेटल सेंट्रल मेटल आयन के 3 ऑर्बिटल, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है उसके जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लिगेंड के नजदीक आते हैं तीनों। ये तो ये इसका एकदम विपरीत हो जाता है। T2G लेवल, जब उनकी एनर्जी इंक्रीज, उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ है, ये T2G लेवल और ये EG लेवल, ये इजी लेवल। अब देखिए, ये dxy, ये dyz और ये dz(x) और ये dz² और ये dx² माइनस y²। एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाता है वो dz² और dx² माइनस y² और dxy, dyz और dzx, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। यहां इसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है? पॉइंट, और ये माइनस के 0.6 टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से इनमें स्प्लाइटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में और टेट्राहेड्रल कंपाउंड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो किस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, लिगेंड किस प्रकार के होते हैं, कंपाउंड हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, कैसे उनकी CFC निकालते हैं, तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा।